तो आज की कहानी हमारे एक आम इंसान के बारे में है, जो कि बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अंधी भूख थी पावर की। और बहुत छोटे वक्त में वो समझ चुका था कि ये दुनिया पैसे और पावर से चलती है। तो आज हम इस कहानी में उसी की पूरी जर्नी को देखेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का पूरे कोरिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी बन जाता है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 लोग एक लग्जरी कार में वेल ड्रेस दिखाई देते हैं और वो लोग कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में वो हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। लेकिन तभी एक गाड़ी उन्हें एक जोरदार टक्कर मार देती है और इसी के बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और इस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स टाइसुक कहता है, तो आ गए आप लोग, और अब जो तुम सुनने जा रहे हो वो मेरी कहानी है। मैं हूँ पार्क टाइसुक, कोरिया के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरे फादर एक ठग हैं जो कि पैसे के लिए चीजें चुराते हैं और उन्हें बेचते हैं। और हाँ, उनके पास पावर बहुत है। उन्हीं की इसी सीख के साथ मैं भी हमेशा से ही पावरफुल बनना चाहता था और पावरफुल बनने पे ही ध्यान देता हूँ। और हाँ, स्कूल में कोई भी बंदा मुझसे टक्कर नहीं लेता, और अगर किसी ने गलती से टक्कर ले ली तो उसे मुझसे हारना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके अंदर से मेरा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने अपने सामने एक प्रोसिक्यूटर को देखा जिसकी पावर के आगे मेरे फादर भी घुटने टेक रहे थे, और तब मैंने समझा असली ताकत क्या होती है। असली ताकत हमारी बॉडी या मसल्स में नहीं है, बल्कि ये मसल और बॉडी की ताकत सिर्फ बाहर का दिखावा है। असली ताकत तो इन लोगों के पास है, इन अथॉरिटीज के पास, इन प्रोसिक्यूटर्स के पास। और यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रोसिक्यूटर्स एक तरह से लॉयर से कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट की ओर से एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट केस लड़ते हैं उसे गिल्टी प्रूफ करने के लिए। और इस लॉ वर्ल्ड में प्रोसिक्यूटर्स की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, खासकर साउथ कोरिया में। और अब बात करी जाए टाइसुक की, तो वो निकल चुका था अपने एक नए सफर पे। और पहले जहाँ वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब उसने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा ली थी। जहाँ पे वो अपनी क्लास के बॉटम रैंक से सीधा टॉप 10 में आने लगा था और फिर सीधा टॉपर ही बन गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसे एक वाइट नॉइस की कंडीशन थी, जहाँ पर वो शांति में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काफी ज्यादा शोर की जरूरत पड़ती थी। मतलब जहाँ पर भी शोर हो रहा होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाता। और अब यहाँ पर टीचर्स भी उसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और वहीं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस दौरान पूरे साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे फॉर डेमोक्रेसी, और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी फोर्स उतार दी थी। और इन्हीं में से किसी कोने में खड़ा था हमारा टीसू, और यहाँ पर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर पुलिस के खुद डंडे खाता है। और वहाँ से वो ज्वाइन करता है SNU, यानी कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। और मैं बता दूं कि SNU साउथ कोरिया की एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी तो है ही, बल्कि पूरी दुनिया में भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद अब बारी थी सिर्फ पढ़ाई की, ताकि वो प्रोसिक्यूटर बन पाए। और अपनी यूनिवर्सिटी में वो टेलीविजन पे हमेशा ही एक पॉपुलर प्रोसिक्यूटर हैन को देखा करता और हमेशा ही सोचा करता कि कभी वो भी उनकी जगह पर होगा। और अब बात की जाए उसके प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की, तो उसके एग्जाम 2 राउंड में हुआ करते हैं, जिसका पहला राउंड तो वो बड़े ही आराम से क्लियर कर देता है। और अब होते हैं उसके पास 2 चांस सेकेंड राउंड को क्लियर करने के, और किस्मत और मेहनत से बंदा सेकेंड राउंड को भी क्लियर कर लेता है और सीधे पहुंचता है इंटरव्यू में, और उसे भी क्लियर करके वो फाइनली प्रोसिक्यूटर के एग्जाम को भी क्लियर कर देता है। और अब प्रोसिक्यूटर बनने के बाद उसका रुतबा, रहन सहन, कपड़े सबके सब एकदम बदल गए थे, और उसकी फैमिली और उसका होम टाउन भी उसे पकड़कर हवा में उछालते हैं। और अब जुडिशियल एग्जाम क्लियर करने के बाद उसे 2 साल के लिए जुडिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाता है, जिसके बाद बारी थी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में एंटर करने की। और इस दौरान मैरिज ब्रोकर्स उसे एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरत लड़कियों से मिलवाते हैं, जिसमें से एक लड़की मिरियम से उसे सचमुच प्यार हो जाता है। और 6 महीने की डेटिंग के बाद दोनों ही शादी कर लेते हैं। और इधर उसकी शादी होती है और उधर प्रोसिक्यूटर ऑफिस में उसकी एंट्री। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ऑफिस के दूर से चर्चे तो काफी अट्रैक्टिव थे, लेकिन काम ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये जगह भी किसी और ऑफिस की तरह ही है, जहाँ पर हद से ज्यादा काम है। और यहाँ पर उन्हें कई सारे केसेस रीड करने होते हैं और ऑफिस का कई सारा काम भी करना होता है। और इस बीच उसे मालूम पड़ता है कि प्रोसिक्यूटर्स की लाइफ जो उसे इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी नहीं, जिसके पीछे एक कारण था कि दरअसल 2 तरह के प्रोसिक्यूटर होते हैं। एक जो 99% पे रह जाते हैं, आए दिन काम करते हैं और उनका पूरा दिन कुछ इस तरीके से होता है
कि सुबह उठो, काम पे जाओ, पैसे कमाओ और पैसे उड़ाओ और सो जाओ। लेकिन इसके ऊपर टॉप 1% वाले प्रोसिक्यूटर भी होते हैं जो कि बहुत ही अलग हैं। उनकी एक अलग ही बात है। वो लोग पावर बिल्डर हैं। टॉप वर्ल्ड के लोगों से उनकी पहचान है और बड़े से बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी उनकी इज्जत करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस देश में पावर को महसूस करना है तो वो पावर साउथ कोरिया की नेशनल पार्लियामेंट के लोगों के हाथ में थी या फिर हद से ज्यादा अमीर लोगों के हाथ में। और इन दोनों के अलावा किसी के पास पावर थी तो वो थे ये 1% वाले प्रोसिक्यूटर्स, जिनकी पहचान अंडरग्राउंड गैंग्स तक थी और उनका भी एक अलग ही दबदबा चलता था। और टाइसुक बहुत ही कम उम्र में ये समझ जाता है कि अगर उसे भी पावर चाहिए तो उसे भी इन लोगों का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि टाइसुक के ऑफिस में एक दिन एक केस आता है एक लड़की के मॉलेस्टेशन का। और ये घटिया काम किया था स्कूल के जिम टीचर ने। और यहाँ पर वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसकी मदर के पास भी केस के लिए पैसे नहीं थे। और यहाँ पर जिम टीचर के बड़े लोगों से कांटेक्ट थे तो केस ऑटोमेटिकली क्लोज करवा दी गई थी। लेकिन टाइसुक उसे वापस खुलवाता है और उस टीचर को पकड़वा देता है, क्योंकि उस टीचर को ना ही अपने घटिया काम का गिल्ट था और ना ही वो बंदा टाइसुक से भी ढंग से बात कर रहा था। और उस वक्त टाइसुक समझ पाता है कि पावरफुल लोगों से कांटेक्ट होना कितना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की दम पर आज ये टीचर प्रोसिक्यूटर्स के सामने उनसे इतनी अकड़ से बात कर रहा है। और अब वहीं पर एक दिन टाइसुक का एक कलीग यांग उसे अपने साथ कहीं घुमाने ले जाता है और ये जगह फाइल से भरी हुई थी। और वहाँ के एक सीक्रेट चेम्बर में वो बंदा टाइसुक को एक राज की बात बताता है और वो टाइसुक से कहता है कि इन फाइल्स में वो केसेस हैं जो अगर बाहर आए तो ये पूरा देश हिल सकता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सभी के काले कारनामों का सत्य इन फाइल्स में छुपा हुआ है और इन्हें हम जानबूझकर इन्वेस्टिगेट नहीं करते और इन्हें यहाँ पर छुपा के रखते हैं ताकि कभी भी कोई सही मौका मिले तो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये केसेस बंद ही ठीक हैं। और अगर अब तुम चाहो तो ये जगह तुम्हारी भी हो सकती है और तुम भी हम में से एक हो सकते हो। बस ये जस्टिस, न्याय वगैरह छोड़कर हमारे पास आ जाओ पावर के साथ, जहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और मैं जानता हूँ कि तुम अभी नए नए प्रोसिक्यूटर बने हो, इसलिए इन सब की आदत नहीं है तुम्हें, लेकिन हाँ, तुमने चीफ हान के बारे में तो सुना ही होगा। और यहाँ पर टाइसुक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें। और यहाँ पर यांग कहता है वो हमारे लीडर हैं। और अब ये बात टाइसुक को पूरी तरीके से हैरान कर देती है, क्योंकि एक तरह से जो उसके इंस्पिरेशन थे, जिन्हें वो इतने सालों से फॉलो कर रहा था, वो खुद इन सब की एक मेन कड़ी थे। और अब यहाँ पर वो यांग टाइसुक को अपने साथ लाने के लिए लस्ट का इस्तेमाल करता है और उसे एक ऐसी क्लिप दिखाता है जहाँ पर एक बहुत ही हसीन एक्ट्रेस एक प्रोसिक्यूटर के साथ थी। और टाइसुक ये देखकर हद से ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि असली पावर तो ये है। और अब ना चाहते हुए भी उसे उस जिम टीचर को रिहा करना पड़ता है, क्योंकि अगर टाइसुक ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी भी 1% ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएगा। और अब वो जिम टीचर टाइसुक से कहता है कि अब से तुम अब हमारे दोस्त हुए और अब कभी लंच पर आना। और अब इसकी दूसरी तरफ उस बच्चे की मम्मी टाइसुक के लिए बड़े ही प्यार से खाना भेजती हैं, क्योंकि उसने उनकी बेटी की मदद की थी। और ये सीन बहुत ही हार्ट हिटिंग था, जहाँ पर एक तरफ वो गरीब फैमिली टाइसुक को अपनी तरफ से अपना प्यार देती है और दूसरी तरफ एक करप्ट बंदा अपनी पावर। लेकिन यहाँ पर टाइसुक वो खाना खा लेता है और पावर की तरफ जाने का डिसाइड करता है। और अब हम देखते हैं कि वही बंदा यांग टाइसुक को उन 1% वाले प्रोसिक्यूटर्स की पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पर सिर्फ ड्रिंक, लड़कियां और सिर्फ मजे चल रहे थे। और ये पार्टी एक स्काई स्क्रैपर के टॉप फ्लोर पर हो रही थी, यानी कि पेंट हाउस में। और टाइसुक ये सब देखकर बहुत ही हैरान था और वो सोच रहा था ये कैसी दुनिया है जहाँ पर ये सारे प्रोसिक्यूटर्स हद से ज्यादा अमीर हैं और लड़की और दारू के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। और तभी यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है इस पार्टी के सबसे मेन आदमी पर, चीफ हान पर, जिससे आज तक टाइसुक इंस्पायर हुआ करता था। और ये मिस्टर हैन एक तरीके से यहाँ के राजा थे, जिनके आगे यहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय कुछ बड़े लोगों के। और सारे प्रोसिक्यूटर्स मिस्टर हैन के आगे सर झुका रहे थे और उसका एक अलग ही ओहदा था, एक अलग ही दबदबा। और इस लाइव लाइट में टाइसुक नहीं पढ़ना चाहता था और टाइसुक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आकर उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग दुनिया जस्टिस से चलती है और न्याय सभी को मिलता है। हाँ, तुम एक प्रोसिक्यूटर हो और तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। हाँ, और कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी चीज होती है ना। जरा आप बता सकते हो कि जापानीज रूल खत्म होने के बाद विक्ट्री किसकी हुई थी? वो लोग जो कि कोरिया के इंडिपेंडेंट फाइटर थे, या फिर वो
जो कि प्रो जापानीज रूलर थे। चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रो जापानीज रूलर अमीर बन के सामने आए और इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स को ठीक से पेंशन तक नहीं मिली। और अब तुम्हें क्या करना है? अपने अभिमान में चूर रहना है या फिर इस पावर के आगे सर झुकाना है? और अब इसी एक बात से टाइसुक की आंखें खुल जाती हैं और वो डिसाइड करता है इन लोगों के साथ आगे काम करने का। और अब वो वहाँ पर उनके साथ डांस करता है और पार्टी का पूरी तरीके से हिस्सा बन जाता है। जिसे वो थोड़े वक्त पहले क्रिटिसाइज कर रहा था, अब वो उन्हीं का एक हिस्सा बन गया था। अब इसके बाद वो जब पार्टी से लौटता है तो उसी के साथ वो जिम टीचर भी होता है, क्योंकि याद है ना, ये भी उन्हीं लोगों के साथ है। और वहाँ पे वो टाइसुक से कहता है कि अब तो हम भी दोस्त हुए, तो अब तो मुझे मार नहीं सकते। और वो टाइसुक से कहता है कि पता है, कल से मैं वही सेम स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ। और वो टाइसुक से कहता है कि मैं उस लड़की से मिलने का इंतजार नहीं कर पा रहा, सच में वो बहुत ही खूबसूरत थी। अब ये सुनकर टाइसुक का पारा एकदम से चढ़ गया था और वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर उस जिम टीचर को बहुत ही मारता है। और ये शख्स होता है डोइल। और डोइल दरअसल टाइसुक के स्कूल का था और फिलहाल वो एक अंडरग्राउंड गैंग का सब लीडर था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में 2 गैंग टॉप पर थी, लेकिन नई गवर्नमेंट के आने के बाद एक को भारी नुकसान हुआ और इसी बीच दूसरी वाली गैंग टॉप पर आ गई, जिनका नाम है वाइल्ड डॉग्स, जिनका लीडर है युंगसुक, जिसके पास बेहिसाब पावर है। और उसी के नीचे आता है डोइल। और गौर करने की बात ये थी कि ये गैंग्स इन प्रोसिक्यूटर से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सिर्फ फिजिकली। और इनकी सजा है लोगों को कुत्तों को खिला देना। और ये 1% प्रोसिक्यूटर्स अपने अपने फायदे के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ तक कि जो पहली वाली गैंग थी, उन्हें मिस्टर हैन और उसके साथियों ने दूसरी गैंग का साथ लेकर रास्ते से हटाया था ताकि वाइल्ड डॉग्स टॉप पे आ जाएं। और वाइल्ड डॉग्स के टॉप पे आने पे वो उन्हें रेगुलरली पैसे दिया करेंगे। और अब बात की जाए डोइल की, तो वो टाइसुक को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, और सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि एक बहुत ही खास दोस्त। और इसलिए वो उसके लिए उस जिम टीचर को मारकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ ही वक्त में टाइसुक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर उसे जेल से बाहर निकाल लेगा। और डोइल को इस बात पर विश्वास था। और यहाँ पर डोइल टाइसुक से वादा करता है कि वो आगे जाए और अपना काम करे, और जब बारी हाथ गंदे करने की होगी तो वो टाइसुक की जगह पर अपने हाथ गंदे करेगा। और इस तरह वो दोनों भी एक दिन टॉप पर होंगे। और फिर इसके बाद क्या था, टाइसुक भी मिस्टर हैन और यंग के साथ घूमना फिरना शुरू कर देता है, क्योंकि इसी तरीके से वो टॉप 1% में टिका रह पाएगा। और जब शुरुआत में टाइसुक उनके साथ घूमना शुरू करता है, तब वो एक अलग पावर महसूस कर पा रहा था और हर तरफ लोग उसे झुककर इज्जत दिया करते थे और कोई भी काम चुटकियों में हो जाता था। मतलब लोगों के अंदर चीफ हैन के प्रति एक अलग ही इज्जत और डर था, जिसका फायदा उनके साथ वाले लोगों को भी मिलता था। और अब हम देखते हैं कि टाइसुक की इस नई दुनिया में उन लोगों का नया काम था प्लानिंग और इंडिकेशन का, यानी कि ऊपर की सभी योजनाएं वो बनाते थे और नीचे के इंडिविजुअल्स उन्हें फॉलो किया करते थे। और कुछ से फिजिकली काम टाइसुक ने करना बंद कर दिया था। इवन उनके काम इतने बड़े थे कि उनके हर काम की न्यूज फ्रंट पेपर पर छपती थी। साथ ही में सभी बड़े केसेस को वही डील किया करते थे और बाकी काम से ज्यादा वक्त वो पार्टीज और ड्रिंक्स में उड़ाते थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि इन पावर्स के आने से डोइल 8 महीनों में ही बाहर आ गया था, जबकि उसकी सजा 18 महीनों की थी। और अब वहीं पर हम देखते हैं कि टाइसुक की वाइफ मीरियोन को टीवी चैनल के द्वारा पनिश किया जाता है, क्योंकि उसने वहां पर मैनेजर से ढंग से बिहेव नहीं किया था। लेकिन टाइसुक की पावर की अब इतनी ज्यादा थी कि उसकी एक ही कॉल से अगले दिन उसकी वाइफ को पूरा चैनल दे दिया जाता है। अब यहाँ पर टाइसुक अपनी वाइफ की फैमिली का तो बहुत ही ध्यान रखता है, लेकिन अपनी फैमिली का क्या? अब यहाँ पर टाइसुक को पता चलता है कि उसकी बहन और फैमिली उसकी कई सारे पैसे यहाँ वहाँ खर्च कर कर हार जाती हैं, जिससे टाइसुक फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब यहाँ से उसकी जिंदगी में एक दूसरा पड़ाव आता है, जहाँ पर सारे कारनामे और भी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। इलेक्शंस का वक्त, और इस वक्त तो कोरियन प्रेसिडेंट भी उनके साथ आ जाते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आगे भी वो पावर में बने रह सके। तो दरअसल सिर्फ 2 पार्टीज मुख्य तौर पर इलेक्शंस लड़ती हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, और प्रोसिक्यूटर्स वाली टीम यानी हैन के साथ ही एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट का साथ देना था। और उनके आगे का करियर इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनता है। और यहाँ पर हैन और उसके साथियों ने जिस पर बैट खेला है वो प्रेसिडेंट बन गया तो उनका प्रमोशन पक्का, लेकिन अगर दूसरा वाला जीत गया तो वो उन्हें चुन चुनकर हटा देगा। और अब इसके लिए हैन और उसके साथियों का मात्र एक ही काम था, अपोजिशन के कैंडिडेट्स के खिलाफ
बड़े से बड़े सबूत ढूंढना ताकि सही मौके पर उन्हें मीडिया में डालकर उनका इस्तेमाल कर सकें और जिस कैंडिडेट का उन्होंने साथ दिया वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाए। और जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो ये लोग अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं और उनसे प्रेयर करते हैं कि बस उनका कैंडिडेट जीत जाए, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। और अब इलेक्शंस के दिन पहली बार ताइसुक मिस्टर हैन को नर्वस दिखता है और लास्ट 10 तक की काउंटिंग पर उनकी हार्ट बीट एकदम पीक पर चली जाती है। लेकिन जब उनके कैंडिडेट की जीतने की न्यूज आती है वो लोग कमरे में पागलों की तरह नाचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन वाले प्रोसिक्यूटर ये समझ चुके थे कि उनकी नौकरी तो गई समझो। अब अगले दिन न्यूज में अपोजिशन कैंडिडेट के खिलाफ कई सारे प्रूफ, कई सारे केसेस सामने लाए जाते हैं और उनके सपोर्टर्स को भी सजा मिलती है। मतलब हर तरह से मिस्टर हैन और उसके साथियों ने अपोजिशन के सभी लोगों को तबाह कर दिया था। लेकिन अपोजिशन के पास भी पावर तो होगी ना, थोड़ी सी सही लेकिन होगी। और इसलिए वो अपनी पावर थे वो हैन के बॉस को अपना एक मैसेज लेकर भेजता है कि उनके साइड के लोगों की सजा को सिर्फ 1 साल तक रखे। और यहाँ पर मिस्टर हैन मान जाता है, लेकिन अपने बॉस को मारते हुए कहता है कि आज के बाद मुझे दोबारा ऐसा मत बताना कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि आपके कारण हमारे प्रोसिक्यूटर्स की पावर कम लगेगी। और वो एक तरीके का यूज करते हैं कि अपोजिशन लीडर बच जाए और इस तरीके का नाम था कि बरी एन इशू विद अनदर इशू, जिसके लिए वो एक फेमस एक्टर के केस को ओपन कर देते हैं, जिसके कारण अपोजिशन लीडर वाले केस को मीडिया अटेंशन कम मिलने लगी थी और उनका काम भी हो जाता है और वो कम सजा में निपट जाते हैं। और वहीं पे बात की जाए डोइल की तो वो अपोजिशन लीडर के रीडेवलपमेंट एरिया का ओनर बन जाता है और उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। मतलब कि उसके पास एक अच्छी खासी अमाउंट हो गई थी सेव करके रहने के लिए, जिसमें वो पूरी जिंदगी काट सकता था। वहीं एक दिन बीच में एंजॉय करते वक्त हैन पॉलिटिशियंस की साइकी के बारे में बताता है कि पॉलिटिशियंस हमेशा ही रिवाइज लेते हैं चाहे जो भी हो जाए, और इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है और इसे ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। और दूसरी तरफ हम ताइसुक और डोइल को देखते हैं, जहाँ पे डोइल 7वें आसमान में था, क्योंकि अब वो दोनों दोस्त किसी राजा से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस पावर वाले खेल में बहुत से पैसे कमाए। साथ ही में उनके पास बेहिसाब पावर भी थी। लेकिन इनकी सारी पावर का अंत मिस्टर हैन के सामने हो जाता है, क्योंकि उसके आगे ये लोग अभी भी कुछ भी नहीं थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फेमस एक्ट्रेस शेंग ही को, जिसका केस ताइसुक को सौंपा गया था और वहाँ पे उन दोनों के बीच एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है उसका केस सॉल्व करते करते, जो कि इतना भी सिंपल नहीं था। और वहीं पर हम एक दूसरी प्रोसिक्यूटर जी मिन को देखते हैं, जहाँ पे वो स्पीच देते हुए कह रही होती हैं कि जब गलत काम आगे बढ़ता है तो उसकी खुशबू बाहर भी निकल जाती है। मतलब दूर से ही सही जी मिन इस पूरे खेल को दूर से ही समझ चुकी थी कि मिस्टर हैन इन सब का मास्टरमाइंड है और उस तक पहुंचने का जरिया है ताइसुक। और वो दरअसल इन सभी को हराना चाहती थी, क्योंकि कुछ प्रोसिक्यूटर्स ने इस पूरे देश को पूरी तरीके से बदल दिया था, क्योंकि अब आधे से ज्यादा पावर उन्हीं के पास थी। और यहाँ पर ताइसुक भी जान जाता है कि एक और प्रोसिक्यूटर जीमिन उसके पीछे पड़ी है और उसने कई सारे सबूत भी इकट्ठा किए हैं उसके खिलाफ, और इसलिए उसके साथी उसे केयरफुल होने को कहते हैं। और अब एक दिन दोपहर की पार्टी में यांग ताइसुक से कहता है कि डोइल से सावधान रहना, भले ही तुम उस पर पूरा ट्रस्ट करोगे पर ध्यान रखना कि वो है तो एक डॉग ही, सही वक्त आने पर उसे रास्ते से हटा देना। यहाँ पर ताइसुक समझ नहीं पाता कि आखिर डोइल से उन्हें कैसा खतरा होगा, लेकिन बाद में वो देख पाता है कि डोइल ये सब काम छोड़ना चाहता था और अब वो अपनी आगे की जिंदगी को एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास बहुत से पैसे थे। एक्चुअली में डोइल ताइसुक का एक पक्का दोस्त था, जिसने ताइसुक की हर मुश्किल में मदद की थी, एक परफेक्ट राइट हैंड की तरह। लेकिन अब वो थक चुका था और अपने सेव किए हुए पैसों से वो इस काम से निकलना चाहता था। लेकिन ताइसुक फिलहाल उसे इस काम से बाहर निकलने नहीं दे सकता था, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस बहुत ही करीब आ रहे हैं। मीनवाइल ताइसुक के अफेयर का राज बाहर आ जाता है और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन ताइसुक और कामों में इतना मगन था कि उसे इतनी बड़ी चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं दूसरी तरफ इस बार के इलेक्शंस में एक दूसरा कैंडिडेट सामने आया था, जो कि खुद भी एक लॉयर रह चुका है, जो कि जानते थे कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बदलने की सख्त जरूरत है ताकि ये कारनामे बंद हो सके। और उनका जीतना किसी भी प्रोसिक्यूटर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी पावर्स उनसे छीन ली जाएंगी। और इसलिए हैन और उसके साथी पूरी प्लानिंग के साथ उनकी इंफॉर्मेशन निकालकर अपने वाले कैंडिडेट को देते हैं ताकि वो उसका यूज करके इलेक्शंस को जीत जाएं। लेकिन उनके कैंडिडेट्स एकदम ही आलसी थे और इलेक्शन के रिजल्ट्स में आता है कि अपोजिशन टीम का कैंडिडेट
जीत गया है। और अब ये बात मिस्टर हैन के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि जैसे ही अपोजिशन कैंडिडेट लू को पता चलेगा कि मिस्टर हैन ने उसके अगेंस्ट मीडिया में इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, तो लू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इससे पहले कि लू उस तक पहुंचे, मिस्टर हैन अपनी अगली चाल चल देता है और एक प्लान बनाता है जिसमें सभी लोग मिलकर लू को खींचकर हटा देंगे, क्योंकि किसी के लिए भी इतना न्यायवादी प्रेसिडेंट सूट नहीं करेगा। और अब इतना सभी चल ही रहा था कि तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। डोइल ने प्रोसिक्यूटर जीमन की बात सुनकर मीडिया में सरेंडर कर दिया था कि वो मिस्टर हैन के साथ मिला हुआ है, और चीफ प्रोसिक्यूटर का एक रोड साइड गैंगस्टर से मिला होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इस वजह से मिस्टर हैन की प्रमोशन को रोक दिया जाता है, और ये झटका मिस्टर हैन को बहुत ही गुस्सा दिलाता है। और वहीं टाइसुक ये समझ नहीं पा रहा था कि अच्छी खासी पावर वाली जर्नी में ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर टाइसुक की वजह से ये सब हो रहा था, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर भेजा जाता है। और मीनवाइल डोइल अभी जेल में था, क्योंकि अभी तक उसने जो भी गलत काम किए हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, और साथ ही में वो बाकियों के राज भी खोल देता है। लेकिन बाकियों की पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी वहाँ से निकल जाते हैं और अकेला डोइल ही फंसा रह जाता है। और अब तक असली मास्टरमाइंड एकदम आजाद थे। और वहीं दूसरी तरफ वो न्यायवादी प्रेसिडेंट मिस्टर लू को इम्पीच कर दिया जाता है, यानी कि अब दोबारा से इलेक्शंस होंगे। और यहाँ पर हम दोबारा से देख पाते हैं कि मिस्टर हैन की पावर कितनी ज्यादा है, जहां पर उसने एक डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड प्रेसिडेंट को अपनी सूझबूझ और अपनी पावर की मदद से हटवा कर एक बार फिर से इलेक्शंस होने पे मजबूर कर दिया। और वहीं पर हम देखते हैं कि टाइसुक डोइल के सेव किए हुए पैसों को निकाल लेता है, क्योंकि उसे अब काफी वक्त तक अकेले एक आइलैंड पर छिप कर रहना है, क्योंकि डोइल के काफी लंबे समय तक बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से मीडिया उससे काफी सारे सवाल पूछेगी और उसके थ्रू चीफ हैन से। लेकिन अब एक दिन प्रोसिक्यूटर जिनमिन उससे उस आइलैंड पर मिलने आती है और उससे कहती है कि मिस्टर हैन जो कर रहे हैं वो एकदम गलत है और वो उसे हटाने में उसका साथ दें। लेकिन टाइसुक ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था, वरना मिस्टर हैन उसे ही मार देंगे। और उसकी पावर का अंदाजा हम सभी को लग चुका है कि उसने प्रेसिडेंट तक को नहीं छोड़ा, तो फिर टाइसुक क्या चीज़ है। और अब वहीं पर हम देखते हैं कि टाइसुक आइलैंड पर रहते रहते सारे पैसे उड़ा चुका था और अब वो बिल्कुल पागल हो चुका था। और अब उसे भी सियोल में आना था, इसलिए वो अपने दोस्त यांग से मिलता है जो कि मिस्टर हैन का राइट हैंड है। और अब वो उससे अकेले में मिलकर उससे साफ शब्दों में कहता है, दूर रहो हमसे, तुम्हारी वजह से हम फंसते फंसते बचे हैं, इसलिए प्लीज दोबारा नहीं। और इसके दूसरी तरफ डोइल जेल से बाहर निकल चुका था और उसे जब पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसके सारे सेविंग्स को खत्म कर दिया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इन सभी गैंगस्टर और प्रोसिक्यूटर से हटकर वो सच में किसी की परवाह करता था तो वो थी टाइसुक की। लेकिन टाइसुक ने उसे बैक स्टेप किया, उसके सारे पैसे खर्च कर दिए या फिर यूं कहूं उड़ा दिए। अब टाइसुक की नजर से देखा जाए तो वह एकदम पागल हो चुका था, उसके लोगों ने ही उसे धोखा दिया। लेकिन आखिरकार आज मिस्टर हैन और यांग उससे मिलने आते हैं और वो दोनों उसे लेकर अपनी पार्टी में जा रहे होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि ये सीन वही शुरुआत वाला था कि तीन बंदे हंसते मजाक करते हुए एक कार में जा रहे हैं और उन्हें टक्कर मारने वाली कार डोइल की थी। और अब इस कंडीशन से टाइसुक की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी और उन तीनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइसुक पहले से बेहतर था और उस एक्सीडेंट करवाने वाले को ढूंढ रहा था। लेकिन इस दौरान डोइल का एक साथी उसे सारा सच बता देता है कि एक्चुअली डोइल ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, वो भी जानबूझकर उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि चीफ हैन और उसका राइट हैंड यांग उसे उस दिन वाइल्ड डॉग गैंग के लीडर के पास लेकर जा रहे थे टाइसुक को मरवाने के लिए। और इतना डोइल जानता था, इसलिए उसने एक्सीडेंट करवा के उसकी जान बचा ली। लेकिन टाइसुक ने डोइल को हर बार धोखा दिया था। और फिर वो बंदा टाइसुक को बताता है कि कैसे डोइल काफी वक्त तक छिपते छुपाते हुए भागता रहा और फिर आखिर में उसने अपने आप को सरेंडर करवा दिया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और फिर गैंगस्टर युंगसुक के आदमियों ने उसे भी जिंदा कुत्तों को खिला दिया। और ये बात जानकर कि उसके दोस्त के साथ इतना बुरा हुआ, टाइसुक का दिल दहल जाता है। लेकिन हैन और यांग अब तक रुके नहीं थे और टाइसुक को भी रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने उसके फादर को भी अरेस्ट करवा दिया था। और उन्हें छुड़वाने के लिए टाइसुक को प्रोसिक्यूटर ऑफिस से रिजाइन देना होगा, क्योंकि जब तक वो प्रोसिक्यूटर है तब तक ही खतरा है, क्योंकि उसके बाद उन्हें उससे कोई खतरा नहीं। अब उसके प्रोसिक्यूटर से रिजाइन देने के बाद हैन और यांग उसके सारे पोजीशन और सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं और उसके फादर को भी आज़ाद कर देते हैं। लेकिन अब टाइसुक के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी और अब जाकर वो एहसास कर पा रहा था
कि गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत होता है और वो सोचता है कि काश सालों पहले उसने 1% वाले लोगों के बीच में आने का फैसला न किया होता, 99% प्रोसिक्यूटर्स में आया होता तो शायद वो खुश रह पाता। लेकिन नहीं, उसने लालच किया, गरीब लोगों के साथ धोखा किया और एंड में उसके साथ भी वही हुआ जहाँ पे उसने सब कुछ खो दिया, अपने एक सच्चे दोस्त की जान भी गवा दी। और अब यहाँ पर वो फूट फूट कर रोता है और वो सोचता है कि काश वो पास्ट में वापस चला जाए और अपनी गलतियों को सुधार सके। और अब उसकी कंडीशंस बहुत ही खराब हो गई थी, इतनी कि अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और इसके दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर लू सुसाइड कर लेते हैं और पूरा देश इस बात का शोक मनाता है क्योंकि खराब पॉलिटिक्स के कारण एक अच्छे व्यक्ति की मौत हो गई। और दूसरी तरफ चीफ हैन डायरेक्टर हैन हो गए और प्रोसिक्यूटर यांग अब चीफ यांग बन गया था, जिसे देखकर टाइसुक को बहुत ही गुस्सा आता है और साथ ही में एक आखिरी जज्बा भी सही का साथ देने का। जो आखिरी चीजें उसके पास बची थी उन सभी को लगाकर और अपने आप को दोबारा से रेडी करके एक सूट पहनकर एक गाड़ी खरीदकर प्रोसिक्यूटर मिनजिन के पास जाता है और उनसे बात करता है। तब मिनजिन कहती है कि जब प्रोसिक्यूटर थे तब तो साथ नहीं दिया, अब तो फायदा भी नहीं है क्योंकि अब मिस्टर हैन चीफ नहीं है बल्कि डायरेक्टर बन गया है, तब भूल जाओ उसे। लेकिन टाइसुक ने ये ठान लिया था कि बदला तो वो लेकर रहेगा और वो जाकर अपने वाइफ के रिच फादर से बात करता है कि आखिर वो कैसे हान से बदला ले सकता है। और फिर वो अपनी एक्स वाइफ से मिलता है जिसे वो किसी तरह से मना कर जाकर मिलता है एक लेजेंडरी पॉलिटिक्स के स्ट्रेटेजिस्ट से जो कि किसी को भी टॉप पे ला सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं, पर उन्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। इसलिए हमारा टाइसुक ऑनेस्टी के साथ कहता है मुझे देश नहीं बदलना, ना ही मुझे कोई क्रांति लानी है, मुझे बस एक इंसान से बदला लेना है। और ये सुनकर मिस्टर किम मान जाते हैं क्योंकि टाइसुक का गोल एकदम स्पेसिफिक था और वो पूरा ही फोकस लग रहा था। और फिर वो टाइसुक से कहते हैं कि इस रिकॉर्डर में अपनी पूरी जिंदगी बताओ, जिसे सुनने के बाद जो बेकार बातें होंगी मैं उन्हें हटा दूंगा और काम की बातों को रखकर एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जिससे तुम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हो सको। और टाइसुक बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब तक की कहानी जो भी हमने देखी वो शब्द बाय शब्द वैसा ही बता देता है, जिसे सुनकर मिस्टर किम कहते हैं तुम्हारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्ट्रेटेजी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। एक गरीब इंसान जिसने मेहनत से प्रोसिक्यूटर बनने तक का सफर देखा और अब वहां से वो प्रेसिडेंट बनने निकला है ताकि साउथ कोरिया की न्याय व्यवस्था को वो ऊपर ला सके। और इसी के साथ टाइसुक अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत करता है जहां पर सबसे पहले उसने वार किया था मिस्टर हैन पे, उसके सारे सच सामने लाकर। और ये बात हान को बुरी तरीके से हिट करती है और अब हान पर्सनली टाइसुक से मिलता है और उसे देखकर वो समझ चुका था कि अब टाइसुक पहले वाला टाइसुक नहीं रहा जो कि बहुत ही डरपोक हुआ करता था, बल्कि अब वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो चुका था। और हान के हर एक सवाल का उसके पास एक स्ट्रॉन्ग जवाब था। और यहाँ पर हान समझ चुका था कि टाइसुक को हराना आसान नहीं होगा और वो उसके इलेक्शन कैंडिडेट बनने पे ही मिस्टर हैन मीडिया के पास जाकर ऐसा शो करता है कि टाइसुक को उस पोजीशन का लालच है और इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था, लेकिन इलेक्शंस जीतना है तो इसका जवाब देना होगा। और तब टाइसुक मीडिया के पास जाकर कुछ ऐसी बात कहता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो कहता है कि मैं इलेक्शंस अपने गाँव से नहीं लड़ूंगा बल्कि मैं इलेक्शंस लड़ूंगा वहां से जहाँ से इस बार के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, यानी कि वो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हो रहा था। और ये साफ दर्शाता है कि उसे पोजीशन का लालच नहीं है, वरना वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से खड़ा होता क्योंकि वहां जीतने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा थे। और अब ये बात आग की तरह फैल जाती है और लोगों का ट्रस्ट टाइसुक पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, हद से ज्यादा। और अब ये बात हैंग को दिन ब दिन गुस्सा दिलाती जा रही थी। और अब वही बारी आती है इलेक्शन रिजल्ट्स की, जहाँ पर टाइसुक काउंटडाउन के बाद हमसे कहता है कि रिजल्ट्स खुद ही गैस कर लो क्योंकि अब तो मेरी नजर में राजा यानी कि किंग मैं खुद हूँ, लेकिन एक्चुअल में किंग आप लोग हो एंड आप सभी लोग विनर्स हो क्योंकि अब मुझे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता। और अब कुछ वक्त बाद हम देखते हैं मिस्टर हैन और यांग को पकड़ लिया जाता है और अब साउथ कोरिया की न्याय व्यवस्था पहले से बेहतर हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, नमस्कार, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इल्ले चलते, राम राम, जजंतरम ममंतरम, बाय बाय, गुड बाय, टाटा।